सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 टर्म 2 को सॉल्व करते हुए हम लोग सेक्शन बी पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन 8 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास दिया हुआ है वो 5.6 ग्राम है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 यूनिट। तो हम लोगों को तीन चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सेकेंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। और थर्ड बोलता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखिए इसमें गिवन क्या है कि मास ऑफ नाइट्रोजन N2 इक्वल टू 5.6 ग्राम। जो मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे N2 दिया हुआ है 5.6 ग्राम। फिर दूसरा जो चीज़ है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन N इक्वल टू 14 यूनिट। तो पहला जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ N2 पहले कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका। तो ये हो जाएगा 2 × 14, क्योंकि 14 जो है उसके एक एटम का मास है, तो हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल, है ना। एक मोल जो N2 है उसका मोलर मास होगा 28 ग्राम। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो जो गिवन मास है यहाँ पे 5.6 ग्राम है, और जो मोलर मास हमने यहाँ पे निकाला है कैलकुलेट करके 28 ग्राम है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.2 मोल। ठीक है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा N2 में वो कितना होगा। देखिए इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इक्वल टू होगा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्मॉल m से गिवन मास को लिया है और कैपिटल M से मोलर मास को लिया है, और n जो है ना वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है, स्मॉल n। और n क्या है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है जिसका वैल्यू होता है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा बच्चों, कभी भूलिएगा नहीं जीवन भर में, 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 33.7232 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में 1.2044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1.2044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जो फार्मूला है बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड है वो है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कि जो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे कितने नंबर में होंगे, जब हमको जो वैल्यू दिया गया है वो 5.6 ग्राम मास दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ये कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेंस 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू होगा 2 × नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितना है 1.2044 × 10⁻23। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1.2044 × 10⁻23 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2.4088 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। इतने मॉलिक्यूल्स जो है ना होंगे N2 के, जब N2 का जो मास है ना वो है कितना 5.6 ग्राम। क्वेश्चन 9 है, स्टडी द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलो। तो जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ध्यान से देखिए आप लोग, पार्टिकल ABCD यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं ना वो एलिमेंट्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है इसमें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। A में 2 है, B में 10 है, C में 8 है और D में भी 8 है। प्रोटॉन्स देखिए A में 3 है, B में 9 है, C में 8 है और D में 8 है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो A में 4 है, B में 8 है, C में 8 है और D में 10 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि राइट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ABCD। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो पार्टिकल ABCD हैं उसको हमको लिखना है। तो बिल्कुल ऐसा एक टेबल बना के लिखेंगे, मैं भी बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका व्हिच पार्टिकल्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ आइसोटोप्स, एक्सप्लेन, कि कौन से पार्टिकल्स जो है ना यहाँ पे पेयर ऑफ आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसके पहले के आंसर में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि राइट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ABCD। तो देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पार्टिकल जो है ना वो ABCD यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। एटॉमिक नंबर है 3988। अब देखिए मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए इसमें 3 + 4 हो जाएगा, पार्टिकल ए में इसका मास नंबर आएगा 7, B में आएगा 9 + 8 17, और C का होगा 8 + 8 16, और D का होगा 8 + 10 18। तो हमको मास नंबर क्या मिला
7, 17, 16 और 18। ये जो 4, 8 और 10 है ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो हमने देखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड देखिए, बोलता है कि व्हिच पार्टिकल्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ आइसोटोप्स एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप में जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट या पार्टिकल सी और डी है, इसमें 8 है एटॉमिक नंबर इसका, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है। तो दोनों सेम है, तो दोनों आइसोटोप हैं या पेयर ऑफ आइसोटोप हैं। इसी को यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्टिकल सी एंड डी एज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सो दे आर अ पेयर ऑफ आइसोटोप। क्योंकि इन दोनों के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है सेम है, इसीलिए पेयर ऑफ आइसोटोप बना रहे हैं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो आइसोटोप क्या होते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है ना डिफरेंट होता है। देखिए एक का 16 है, एक का 18 है। क्वेश्चन 9 का आर है, सेकेंड क्वेश्चन है आर में कि डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इनमें से जो एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसके वैलेंसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। द एटॉमिक नंबर विच आर गिवन इन पैरेंथेसिस। जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो है क्लोरीन 17, सल्फर 16 और एल्युमिनियम 13। तो चलिए इनके वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 9 का जो फर्स्ट का आंसर को हम ऐसा लिखेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लॉस्ड आर शेयर टू फॉर्म इन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल गिव्स अस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो देखिए कोई भी जो एलिमेंट होता है ना वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्टेट 1 से कंप्लीट हो जाता है, और हीलियम का तो ऑलरेडी कंप्लीटेड रहता है। लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन तक वो शेयर करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ताकि वो ऑक्टेट को पूरा करके सेटिस्फाइड हो जाएं आउटर मोस्ट सेल में। इससे हमको पता चलता है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर सकता है कोई भी एलिमेंट हो। आगे देखिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ईच एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं या शेयर कर सकते हैं किसी एटम का, ताकि वो मॉलिक्यूल बना लें, एटम से मॉलिक्यूल बना लें, उसको बोला जाता है इसका वैलेंसी। ठीक है। द एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, है ना। जो एटॉमिक नंबर हमको बता रहा है कि अगर आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 5, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना लेस देन 5 है, मान लीजिए कौन कौन से में, जैसे लिथियम में 3 होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो रहा है उसका लास्ट में, है ना। तो 5 से कम हो गया तो उसका वैलेंसी 1 ही होगा। जैसे कार्बन है उसका 4 आता है लास्ट में तो 4 होगा। एल्यूमिनियम में 3 आता है तो 3 होगा। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो जिनका भी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 से कम है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से कम है, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वही उसका वैलेंसी है उस एलिमेंट का। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा होने पे इफ़ द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इज 5 आर मोर, अगर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना 5 या 5 से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू गेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तब उसको हम लोग 8 से माइनस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के नंबर ऑफ वैलेंस सी इलेक्ट्रॉन जो होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ठीक है। अब 7 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 8 - 7 करके इसको 1 लाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने वैलेंसी का जो फार्मूला है लिखा हुआ है कि वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर 4 आर लेसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंसी कब होगा, जब 4 या 4 से कम होगा। वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, जैसे मैंने क्लोरीन के एग्जाम्पल में बताया। कब, जब फार मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना 4 से ज़्यादा होंगे। 9 का सेकेंड में देखिए कि इनमें से हमको बताना है कि वैलेंसी कितना कितना है इन एलिमेंट का। जैसे एलिमेंट क्लोरीन है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 है, सल्फर का 16 है, एल्यूमिनियम का 13 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का 287, सल्फर का 286 और 283। देखिए 7 5 से ज़्यादा है ना, तो 7 - 8 करेंगे तो इसका वैलेंसी -1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। दूसरा 6 से -8 करेंगे तो इसका वैलेंसी -2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में चूंकि ये 5 से कम है तो डायरेक्ट हो जाएगा +3, है ना। तो इनका वैलेंसी हमको पता चल गया। 9 का सेकेंड में देखिए कि इनमें से हमको बताना है कि वैलेंसी कितना कितना है इन एलिमेंट का। जैसे एलिमेंट क्लोरीन है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 है, सल्फर का 16 है, एल्यूमिनियम का 13 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का 287, सल्फर का 286 और 283। देखिए 7 5 से ज़्यादा है ना, तो 7 - 8 करेंगे तो इसका वैलेंसी -1 आ जाएगा, है ना,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। दूसरा 6 से -8 करेंगे तो इसका वैलेंसी -2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में चूंकि ये 5 से कम है तो डायरेक्ट हो जाएगा +3, है ना। तो इनका वैलेंसी हमको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सिम्टम्स व्हेन फॉलोइंग ऑर्गन्स आर टारगेटेड बाय माइक्रोब्स। तो जब कोई माइक्रोब्स ये जर्म्स अटैक करते हैं इन जो ऑर्गन इसमें दिया हुआ है, जो फॉलोइंग ऑर्गन्स हैं, तो क्या क्या सिम्टम आता है। जैसे फर्स्ट है लंग माने फेफड़ा को, बी लीवर माने यकृत को, और सी ब्रेन जो है ना या दिमाग को जब टारगेट करते हैं माइक्रोब्स तो कौन कौन से सिम्टम आते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अब आंसर 10 में ए में देखिए, अगर लंग्स पे माइक्रोब अटैक करते हैं तो हमको कफ होगा, खांसी होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, हमारा सांस फूलेगा। अगर वो लीवर पे अटैक करते हैं तो जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, लीवर काम करना बंद कर देगा या बीमार पड़ जाएगा। अगर ब्रेन पे अटैक करते हैं तो हमको हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, फिट्स आएगा, चक्कर आएगा। क्वेश्चन 11 है कि इन द फॉलोइंग टेबल, कि जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, द मास नंबर्स एंड द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर गिवन। तो कुछ एलिमेंट के मास नंबर्स एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एलिमेंट ABCDE है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मास नंबर है A का 1 है, B का 7 है, C का 14 है, D का 40 है और E का 40 है। और एटॉमिक नंबर A का 1 है, B का 3 है, C का 17 है, D का 18 है और E का 20 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट अ पेयर ऑफ आइसोबार्स फ्रॉम द अबव टेबल। इस टेबल में हम लोग को आइसोबार को सिलेक्ट करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट C लिस्टेड इन द अबव टेबल। इसमें जो C है, जो एलिमेंट C है ना, उसका वैलेंसी कितना होगा उसको फाइंड आउट करना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हिच टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर्स इन ए न्यूट्रल एटम, कि एक न्यूट्रल एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ना इक्वल नंबर में होते हैं, इसको हमको मेंशन करना है। तो 11 का फर्स्ट में देखिए बोलता है कि D एंड E हैव द सेम मास, कि D और E का जो है ना मास एकदम सेम है, मास नंबर सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो इनके मास नंबर D और E के सेम है लेकिन जो एटॉमिक नंबर हैं अलग अलग हैं। हेंस दे आर अ पेयर ऑफ आइसोबार्स। इसीलिए जो है ना आइसोबार के एक पेयर हैं, क्योंकि आइसोबार में क्या होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर जो है ना वो सेम हो। सेकेंड में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट C लिस्टेड इन द अबव टेबल। तो इसमें जो वैलेंसी ऑफ C है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे एलिमेंट C का। तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो देखिए इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 287 है, मीन्स इट नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने क्वेश्चन में पहले सॉल्व किया है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका वैलेंसी होगा 1 हो जाएगा। वैलेंसी इज 1 ऑफ एलिमेंट C। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि व्हिच टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर इन अ न्यूट्रल एटम, कि एक न्यूट्रल एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ना 2 इक्वल होते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक न्यूट्रल एटम में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना हमेशा इक्वल होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर्स इन अ न्यूट्रल एटम। क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक फॉइल लिया था गोल्ड का और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया था, है ना, याद होगा आपको। तो उसमें जो लिमिटेशंस हैं उसको हमको एक्सप्लेन करना है। देखिए आंसर 12 में लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये रदरफोर्ड के जो मॉडल है ना एटम का उसमें क्या क्या लिमिटेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसमें क्या बोलता है कि चार्ज पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वुड लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काम कर रहा है ना, तो क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपना एनर्जी को लॉस करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके रिजल्ट में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड वुड मूव इन इवन स्मॉलर ऑर्बिट्स अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपना एनर्जी लॉस करते 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 छोटे छोटे ऑर्बिट में घूमते घूमते आखिरकार वो न्यूक्लियस में जाके कोलेप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। बट द कोलेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द न्यूक्लियस डज नॉट अकर। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर इन द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि एटम जो स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है कोलेप्स नहीं करता न्यूक्लियस में, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में दिया ही नहीं है इस बिहेवियर का, ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोलता है इसमें कि रदरफोर्ड डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एन एटम।
रदरफोर्ड ये भी नहीं बता पाए हैं अपने एक्सप्लेनेशन में कि जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने होंगे, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो कितना होगा। क्वेश्चन 12 का आर है इन अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड मेनी अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं मैंने 10,000 में 1 ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, याद होगा आपको। तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्यों गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए पार हो जाते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है व्हाई डिड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल, क्यों थोड़े से एंगल से जो फ्यू अल्फा पार्टिकल हैं ना वो डिफ्लेक्ट होते हैं। और सी जो है ना वो बोलता है कि व्हाई डिड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल रिट्रेस देयर पाथ। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड फॉइल है तो बहुत सारे तो अल्फा पार्टिकल ऐसे पार हो जाते हैं ना, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना वो टकरा के वापस अपने ही पाथ पे वापस आ जाते हैं, और कुछ जो है ना एंगल बना के ऐसा डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 12 के आर को देखिएगा इसके आंसर को कि एन अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए आप तो आपको एक चार्ज्ड पार्टिकल मिलेगा, वही अल्फा पार्टिकल है। अल्फा डीके इज अ रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन व्हिच अ पार्टिकल विथ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स इज इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम। तो अल्फा डीके कब होता है, एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, ये पार्टिकल तभी इजेक्ट होता है जब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन वाला कोई पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल जो है ना एक न्यूक्लियस इजेक्ट होता है किसी रेडियो एक्टिव एटम से। अब इसमें देखिए मेनी अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, दिस शोज द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। तो इसमें रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें का फर्स्ट का आंसर है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है कि वो जो है ना बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। सेकेंड देखिए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द गोल्ड एटम, इससे पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है ना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमको मालूम है कि उसमें प्रोटॉन होता है। रिपल्सन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल होता है ना रिपल होता है या वहाँ से डिफ्लेक्ट होता है। सी में देखिए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल रिट्रेस्ड देयर पाथ, कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं, वापस आते हैं। इसका रीजन क्या है, स्ट्रांग रिपल्सन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होता है, बहुत स्ट्रांग रिपल्सन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से एग्जैक्ट टकराता है तो ना सीधा टकराता है तो दिस शोज दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड एन एटम। तो एक एटम के अंदर में जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसनट्रेट होता है। दिस कंसनट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और जो कंसनट्रेशन पॉजिटिव चार्ज अगर आता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्वेश्चन 13 है एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स, इसमें से रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। ये है कि बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, कि जो बैलेंस डाइट है या सुपोषित जो आहार है वो जो एक हेल्दी बॉडी एक स्वस्थ शरीर बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर रीजन हमको बताना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेल्थ है ना वो सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है और रीजन बताना है। 13 का ए में बोलता है कि बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, इसका आंसर होगा कि बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ एज वेल एज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो देखिए बॉडी को क्या चाहिए, प्रॉपर हेल्थ भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, और जो बॉडी में कुछ भी चोट लगता है उसका रिपेयरिंग भी चाहिए। तो जो बैलेंस डाइट होता है ना उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हेल्थ को और ग्रोथ और रिपेयर को जरूरी होते हैं। लेक ऑफ सिंगल न्यूट्रिएंट कॉज डिफिशिएंसी डिजीज, अगर एक भी न्यूट्रिएंट कम होगा तो क्या डिजीज होगा, उसकी कमी वाला डिजीज हो जाएगा, डिफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। अब इसका बी नंबर देखिए बोलता है कि हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका आंसर होगा कि सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। फॉर एग्जांपल वी फील डिप्रेस्ड डीप, तो जो सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है ना वो एक अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। हम डिप्रेस फील करते हैं, इसके कुछ यहाँ पे रीजन लिखा हूँ, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहला है कि सराउंडिंग आर डर्टी आर पॉल्यूटेड, अगर हमारा सराउंडिंग जो है ना वो डर्टी है या पॉल्यूटेड है तो हम लोग क्या फील करते हैं, हम लोग डिप्रेस फील करते हैं, ठीक है। दूसरा है गार्बेज इज नॉट कलेक्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ, कचरा जो है ना आसपास फैला हुआ है और उसको डिस्पोज नहीं किया जाता तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं। थर्ड है
ड्रेन्स आर नॉट क्लीन एंड वाटर कलेक्टेड इन द स्ट्रीट्स आर ओपन स्पेसेस। जो ड्रेन्स या नालियाँ हैं अगर वो साफ़ नहीं है, वाटर जो है ना आसपास स्ट्रीट में और ओपन स्पेसेस में अगर वो फैला हुआ है, ये इकट्ठा हुआ है। अनक्लीन सराउंडिंग काजेज द एंट्री ऑफ जम्स बाय एयर वाटर फूड आर वेक्टर्स एंड मेक्स अस अनहेल्दी। तो जो अनक्लीन सराउंडिंग होता है ना, बहुत सारे जम्स को बढ़ावा देता है एयर में, वाटर में, फूड में, और ये सब के फार्म में हमारे बॉडी में घुसते हैं और हमको फिर बीमार बनाते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं।